जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास की सीरीज का चौथा वीडियो है और आज का टॉपिक है आरंभिक राजनीतिक परिदृश्य भाग 3, जिसके अंतर्गत हम लोग मैसूर शक्ति एवं सिख शक्ति का अध्ययन करेंगे। अपने लेक्चर की शुरुआत हम लोग आज मैसूर से करते हैं। तो आइए देखते हैं मैसूर के शक्ति का विस्तार कैसे कैसे हुआ। मैसूर में टीपू सुल्तान आते हैं, हैदर अली आते हैं, अपना अपना क्या योगदान दिया। इसके अलावा हम लोग आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैसूर विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद ऐसे छोटे छोटे राज्य स्वाधीन होने लगे, यानी कि तालीकोटा का युद्ध जब हुआ था 1765 में, उस समय विजयनगर साम्राज्य का पतन होने लगा और दक्षिण भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उद्भव होने लगा था, जिसमें मैसूर भी था। ये अपना स्वतंत्र स्वरूप लिए हुए। इसके हम लोग थोड़ा सा अगर मैप पर नज़र दौड़ाएं तो ये भारत का मैप है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दिल्ली के क्षेत्र में मुग़ल वंश, हैदराबाद, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आसपास होते हैं। ये महाराष्ट्र का मराठा क्षेत्र और कर्नाटक क्षेत्र में मैसूर उद्भव होते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था विजय और बहमनी नगर साम्राज्य में 1765 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था और इस वजह से क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य डिक्लाइन की ओर जाने लगा, जिससे दक्षिण भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य उद्भव होने लगे, जिसमें से कर्नाटक के क्षेत्र में एक मैसूर भी था जो कि स्वतंत्र स्वरूप लिए हुए था। इसके बाद देखेंगे एक हैदर अली आते हैं। इन्होंने ही मैसूर क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की पद्धति अपनाई, साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने। मैसूर की सेना में ये सामान्य सिपाही थे। देख लीजिए कि कोई भी चीज़ छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। हैदर अली शुरुआत में मैसूर की सेना में सामान्य सिपाही से शामिल होते हैं। जैसे कि मैसूर में एक वाडियार वंश था, ये स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था और इसके जो शासक थे चिक्का कृष्ण राज थे और ये अपना शासन दो सेनापतियों के माध्यम से कर रहे थे, नंदराज और देवराज। इन्हीं नंदराज के सेना में ही हैदर अली शामिल होते हैं सिपाही के तौर पे और नंदराज समर्थन करते हैं और सिपाही टू अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन ये घटना होती है 1760 में, इन्होंने हैदर अली ने नंदराज की हत्या करके शासक बन जाते हैं। तो देख लीजिए कितना दुनिया अपने स्वार्थ में लिप्त है, इसलिए मदद करने से पहले 2-4 बार सोचा भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए, ये तो कहानी रहा। लेकिन हैदर अली बड़ा ही बुद्धिमान आदमी था। एक सिपाही तो था, सिपाही से शासक बना, एक समय के बाद बताएंगे हमने, लेकिन बड़ा ही बुद्धिमान और प्रतिभावान सिपाही था। एक साथ ये 3 काम कर सकते थे, बातचीत भी कर सकता था, पत्र भी लिख सकता था और नाटक भी खेल सकता था, ऐसा कहा जाता है। सेना को इसने आधुनिक प्रशिक्षण दिया, शस्त्रागार को आधुनिक बनाया। इसके लिए फ्रांसीसियों के विशेषज्ञों की मदद ली, जो कि कर्नाटक क्षेत्र में डिंडुगुल एक जगह होता है, वहाँ पर 1755 AD में एक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। 1761 से जो मैसूर पर अधिकार कर शासक इसने बना था और इसने धार्मिक सहिष्णुता भी अपनाई। ये नहीं कि हिंदुओं को, जो उधर के क्षेत्र के हिंदू थे, उन पर अत्याचार कर रहे थे, इसने अपने साम्राज्य में हिंदुओं को भी जगह दिया था। हैदराबाद के निजाम मराठों एवं अंग्रेजों से संघर्ष की कहानी आपको हमें दिखाई देगा आंग्ल मैसूर युद्ध में। और 1782 AD में आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वितीय में, जो आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा था, 1782 में हैदर अली मारा जाता है और इसका बेटा जो टीपू सुल्तान होता है वो शासक बनता है। इसी क्रम में हम देखेंगे कि हैदर अली ने श्रीरंगपट्टनम में राजधानी बनाया था। ठीक है, उसके बाद 1763 में इसने बंदनूर को जीतकर, बंदनूर पर अधिकार कर उसे हैदराबाद नाम रखा था। और उसके बाद ये सारी कहानी चलती आएगी और एक समय आएगा कि हम लोग देखेंगे कि मराठा, हैदराबाद के निज़ाम और अंग्रेज़ों में, और ये जो अपना मैसूर होता है, इन दोनों में एक गुटबाजी चलती है। अंग्रेज चाहते थे कि दक्षिण भारत में समुद्र तटीय क्षेत्र में या अपने साम्राज्य का विस्तार करे और इसी विस्तार के क्रम में हम लोग देखेंगे कि कई अपने आंग्ल मैसूर युद्ध होते रहता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं टीपू सुल्तान की ओर। 1782 में संपन्न हुए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली मारे जाते हैं। उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। तो आइए थोड़ा सा टीपू सुल्तान के संबंध में अध्ययन करते हैं। टीपू सुल्तान यानी ये जब शासन संभालता है तो इसके पिताजी 1782 में गुजर चुके रहते हैं। उसके बाद से टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान आधुनिकता के प्रबल समर्थक थे। यह जटिल चरित्र वाला व्यक्ति था, यानी कि नए नए विचारों को सामने लेकर आता था। इसलिए थॉमस मुनरो ने इसे अशांत आत्मा वाला शासक कहा
और ये जितने भी विचार लाता था इसे लागू भी करता था, क्योंकि ये अव्यवहारिक नहीं हुआ करता था। जैसे कि नया कैलेंडर लागू करना, सिक्कों की ढलाई नई प्रणाली से करना, नाप तौल का पैमाना बनाना, फ्रांस के माध्यम से सैन्य प्रशिक्षण करना यूरोप की शैली के अनुसार, नौसेना फ्रांसीसियों की मदद से खड़ी की। इस तरह टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों की मदद से आधुनिकीकरण किया सेना का। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में, जो इनके पिताजी हैदर अली ने यहाँ पर राजधानी बनाई थी, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। यानी कि स्वतंत्रता का वृक्ष, अंग्रेजों से स्वतंत्रता के लिए यह वृक्ष लगाया गया था। फ्रांस का जैकोबियन क्लब का सदस्य भी यह बन गया। फ्रांस एंड इंग्लैंड एक दूसरे के विरोधी थे, यूरोप में ये प्रतिद्वंदी थे और विरोधी भी थे। इनके युद्ध भारत, यूरोप और अन्य देशों में हुआ करता था और फ्रांस की मदद से टीपू सुल्तान ने अपने सेना का आधुनिकीकरण किया था। इस कारण टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों के आंखों में खटका करता था। टीपू सुल्तान को खुद के एवं देश को लेकर कहा करता था कि अंग्रेज हमारे लिए खतरा उत्पन्न हो सकते हैं, और इसका प्रमुख कथन था, शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है बजाय भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जिया जाए। टीपू सुल्तान को इसके पिताजी यानी कि हैदर अली शेर मैसूर कहा करते थे, और ये आगे चल के शेर मैसूर के नाम से मशहूर हुआ। टीपू सुल्तान ही शासक था जो आर्थिक शक्ति के रूप में नौसेना सैन्य शक्ति को महत्व को समझा। आधुनिक उद्योगों की नींव रखी, विदेशियों से कारीगर बुलाए और उद्योगों को राज्य की ओर सहायता दी। 1799 एडी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और इसके साथ ही मैसूर राज्य का अस्तित्व खत्म हो गया। इन्होंने भी धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखा, क्योंकि अब देखेंगे इसके महल के आसपास रंगनाथ मंदिर था जो महल से मात्र 100 मीटर का दूरी था। हिंदू और ईसाई प्रजा के साथ इसने सहनशीलता का व्यवहार किया था। जब मराठा सरदारों ने श्रृंगेरी शारदा मंदिर को लूटा तो शारदा देवी की प्रतिमा बनाने के लिए टीपू सुल्तान ने अपना खजाना खोल दिया था। इस तरह से हम देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं। चारों को हम लोग थोड़ा सा चार्ट की मदद से पढ़ेंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा, बट ये मैंने ऐसे ही लिख दिया था, ठीक है। अभी हम लोग चार्ट की मदद से आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ते हैं और मैसूर शक्ति को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आइए थोड़ा सा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुए थे, 4 हुए थे, उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रथम में आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका समय काल 1767 से 69 के बीच में रहता है, और ये जो आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो है ख़त्म होता है मद्रास के संधि से, जो कि 1769 में होता है। प्रारंभ में अंग्रेज के साथ मराठा और निजाम हुआ करते थे, किंतु हैदर अली ने अपने कूटनीतिक परिचय देते हुए कहा कि हम आपको निजाम और मराठा को आपको क्षेत्र और पैसा देंगे। इसलिए निजाम और मराठा हैदर अली की ओर आ गए और यहाँ पर अंग्रेज़ों की करारी हार होती है और प्रत्यक्ष रूप से हैदर अली का विजय यहाँ होता है, ठीक है। तो इस समय कोई गवर्नर थे नहीं। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय 1780 से 84 के बीच में होता है और मैंगलोर के संधि के साथ ख़त्म होता है, जो कि 84 में होता है। सन 1771 में मराठा और मैसूर में युद्ध होता है, किंतु एक संधि हुई थी अंग्रेज़ों के साथ मैसूर का। अंग्रेज़ों को मदद करने के लिए कहा गया, लेकिन अंग्रेज़ों ने मदद नहीं की, क्योंकि मैसूर ने फ्रांसीसियों को बंदरगाह दिया था और अंग्रेज़ चाहते थे इसको हथियाना, इस बंदरगाह को। इस वजह से अंग्रेज़ों ने ये मैसूर को मदद नहीं किया। इस कारण से क्या हुआ कि अंग्रेज़ों द्वारा संधि का उल्लंघन हुआ। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहे थे और अंग्रेज़ों के साथ मराठा और निजाम भी साथ हो लिए। और एक युद्ध होता है पोर्टोनोवा का युद्ध। पोर्टोनोवा का युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। पोर्टोनोवा के यानी कि द्वितीय आंग्ल मैसूर के दौरान पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान इस समय नेतृत्व संभालता है और ये युद्ध बराबरी पर समाप्त होता है। इस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स थे। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 मान के चलिए 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि 92 में होती है और इसके साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और इस संधि के तहत अंग्रेज़ों को ये अपना मैसूर राज्य आधा राज्य दे दिया और मालाबार क्षेत्र भी दे दिया और डिंडीगुल का क्षेत्र भी अंग्रेज़ों के हाथों में सौंप दिया। अंग्रेज़ों ने कुछ क्षेत्र मराठा और निजाम को भी दिया। ऐसा कहता था कर्नवालिस की दुश्मनों को उतनी मजबूत नहीं होने दो और दोस्तों को उतनी मजबूत नहीं होने दो और दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दो। इसलिए कुछ क्षेत्र ही मराठा और निजाम को कर्नवालिस ने दिया। इसमें क्या हुआ, टीपू फ्रांस एवं कुस्तुनतनिया से समर्थन लिया अपनी सेना विस्तार को लेकर। यह युद्ध इसलिए
इसलिए हुआ, इसलिए टीपू की हार यहाँ होती है और अपमानजनक संधि होती है। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का समय का 1799 में होता है। उस समय तक विलेजली गवर्नर जनरल बनकर आ गए थे और इनकी एक नीति थी सहायक संधि। सहायक संधि को टीपू सुल्तान ने स्वीकार नहीं किया और टीपू सुल्तान 1799 एडी में अब मारा जाता है और इसके साथ ही मैसूर राजवंश का ये इतिहास धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। यहीं तक उसका एंड होने लगता है और अंत में अंग्रेज़ों ने कठपुतली के तौर पर अल्पवयस्क वाडियार वंश के एक शासक को वहाँ नियुक्त कर देते हैं मैसूर में। ठीक है, तो ये रहा अपना मैसूर। कल हम लोग सिख शक्ति पढ़ लेंगे। वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो इसलिए मैं बार बार ये छोटे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।